ओके, चलो चलो यहां देखो, आपको एक बात पता है कि साउथ इंडिया में हमारे पास यहां जो थे कौन थे? एक चोल थे और एक कौन थे? पल्लव। साउथ इंडिया में चोल और थे, कौन थे? पल्लव। इस रीजन में कौन थे? अरे बोलो ना, एक राष्ट्रकूट था और कौन था? वेरी गुड, चालुक्य। कौन था? चालुक्य। 4 राजवंशों के बारे में हमने पढ़ा, जिनमें से 3 की डिटेल में आपको दे चुका हूं। राष्ट्रकूट आपको पढ़ना है। क्या पढ़ना है? राष्ट्रकूट। तो अब यहां पर मेरी बात सुनो, दक्षिण भारत के राजवंशों को पढ़ रहे हैं, क्लास कठिन हो सकती है, घबराना बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल शांति से समझने की कोशिश करना। भाई क्या होता है कि जो चालुक्य राजवंश है, जो चालुक्य वंश है, ये जब खत्म होता है तो इसके ध्वंस अवशेष पर बनता है राष्ट्रकूट वंश। क्वेश्चन बनता है, ध्यान रखिएगा, चालुक्य के बाद कौन सा वंश? राष्ट्रकूट। है ना? ध्यान रखना, चालुक्य वंश का जो अंतिम शासक होता है, चालुक्य वंश का जो अंतिम शासक होता है, क्या नाम होता है जिसका? कीर्ति वर्मन। और कीर्ति वर्मन को हरा देता है कौन? राष्ट्रकूट वंश का पहला शासक, जिसका नाम होता है दंती दुर्ग। बहुत बढ़िया, समझ में आया कि नहीं? मैं राष्ट्रकूट वंश पढ़ा रहा हूं। कौन सा वंश पढ़ा रहा हूं? राष्ट्रकूट वंश पढ़ा रहा हूं। ध्यान से समझने की कोशिश कीजिए। राष्ट्रकूट जो वंश है वो चालुक्य वंश के जाने के बाद, पतन के बाद चालू होता है। चालुक्य वंश का अंतिम शासक कीर्ति वर्मन, राष्ट्रकूट वंश का प्रथम शासक दंती दुर्ग। दंती दुर्ग किसको हरा देता है? कीर्ति वर्मन को। और कौन से वंश की स्थापना करता है? राष्ट्रकूट। कहानी समझ में आई? इसको नहीं, ये पूरा पढ़ा चुका हूं मैं आपको, ठीक है? इसको चालुक्य भी पूरा पढ़ा चुका हूं, राष्ट्रकूट के बारे में डिटेल आपको देना है, ठीक है? तो राष्ट्रकूट वंश पढ़ रहा है। बताओ, राष्ट्रकूट वंश किस वंश के ध्वंस अवशेष पर बना है? कौन के? चालुक्य वंश का अंतिम शासक कौन था? और राष्ट्रकूट वंश का प्रथम शासक कौन था? अरे कौन था भाई? कौन था? दंती। अब यहां पर आपको देखिए, दंती दुर्ग आया, अरे हाँ या ना? अब अगला शासक कौन आएगा? कृष्ण प्रथम। इसके बारे में मैं आपको पढ़ा चुका हूं, अरे हाँ या ना? तो कृष्ण प्रथम जो था, इसने क्या किया था बताओ? एलोरा में कौन सा मंदिर बनवाया था? कैलाश। कैलाश मंदिर कौन से भगवान का है? शंकर भगवान। तो आपसे क्वेश्चन पूछ ले कि भाई कैलाश मंदिर, कौन सा मंदिर? कैलाश मंदिर। कैलाश मंदिर कहां पर भाई? एलोरा। एलोरा और एलिफेंटा की गुफाएं कहां है? महाराष्ट्र। तो ये किसने बनवाया था? कृष्ण प्रथम। तो एलोरा मंदिर, सॉरी, एलोरा में कृष्ण, क्या बोल रहा हूं मैं, कैलाश मंदिर एलोरा के अंदर किसने बनवाया? अरे किसने बनवाया? अब मेरी बात सुनिए, अब यहां पर बिल्कुल ध्यान से एक बात सुनिए, ये जो हिस्सा है, ये वाला, कौन सा वाला? ये हिस्सा यहां पर पड़ता है कन्नौज। क्या पड़ता है? कन्नौज पड़ता है। तो कन्नौज में कहानी क्या चालू हुई कि कन्नौज वाला क्षेत्र जब कमजोर पड़ना चालू हुआ तो इस क्षेत्र पर अटैक करने के लिए 3 राज्यों के राजाओं ने युद्ध करना चालू किया। कितने राजाओं ने? 3। तो कन्नौज के जो छोटे छोटे सामंत हुआ करते थे, क्योंकि कन्नौज, समझ रहे हो कि नहीं, ये हिस्सा जब खाली होता है, यहाँ का राजवंश जब कमजोर होता है, तो यहाँ के जो छोटे छोटे राजा होते हैं वो इस एरिया में, छोटे छोटे इलाके में शासन कर रहे थे। अब यहां पर राष्ट्रकूट वंश जो है प्रभावशाली शासक था, तो राष्ट्रकूट वंश जो है यहां पर अटैक कर देता है। कहां पर अटैक कर देता है? और इसके बाद यहीं से गुजरात और मालवा वाले क्षेत्र से प्रतिहार जो राजा हुए, प्रतिहार राजपूत राजा, ठीक है, ये लोग भी कहां अटैक करेंगे? कन्नौज। और यहां बंगाल में आपको मैंने कौन सा वंश पढ़ाया था? पाल वंश। कौन सा वंश? पाल वंश। तो पाल वंश भी कहां पर अटैक करेंगे? कन्नौज। तो कन्नौज के ऊपर कितने लोग अटैक करेंगे? 3। तो त्रिपक्षीय युद्ध बोलेंगे। क्या बोलेंगे? या त्रिपक्षीय संघर्ष। कौन सा संघर्ष? त्रिपक्षीय संघर्ष, ठीक है? देखो, ये जो कन्नौज वाला क्षेत्र है, कन्नौज वाले क्षेत्र में कितने क्षेत्रों से अटैक होंगे? 3 क्षेत्रों से। मालवा वाले क्षेत्र से प्रतिहार, और कर्नाटक वाले क्षेत्र से राष्ट्रकूट, बंगाल वाले क्षेत्र से पाल। ये सबके सब कहां अटैक करेंगे? कन्नौज। तो यहां पर एक शासक रहेगा। देखो, दंती दुर्ग को पढ़ा दिया, राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक दंती दुर्ग। दंती दुर्ग के बाद कौन आया? कृष्ण प्रथम। कृष्ण प्रथम के बारे में याद रखना, इसने कैलाश मंदिर कहां बनाया है? एलोरा में। एलोरा कहां पर है? महाराष्ट्र। इसके बाद आएगा ध्रुव। कौन आएगा? अगला शासक कौन आएगा? ध्रुव। और ध्रुव ने क्या किया? ध्रुव ने, जो राष्ट्रकूट वंश यहां चल रहा है, ध्रुव ने जाकर कहां पर अटैक किया? कहां पर? कन्नौज पर।
कहां पर? कन्नौज। तो इसको वहां पर सफलता लेकिन नहीं मिल पाई। अब वहां पर अटैक किया तो भाई अटैक करते हैं तो शासन की जो अंदरूनी दीवार है वो कमजोर हो जाती है। दीवार का मतलब राजमहल की दीवारें नहीं, पैसे की दीवारें। पैसा कमजोर हो जाता है, सेना मारी जाती है, बहुत धन खर्च हो जाता है ना। तो ये जो राजा ध्रुव था, इसके समय पर जब ये बार बार वहां कन्नौज प्रशासन करने के लिए आक्रमण कर रहा था, तो इसके समय पर आर्थिक मंदी आ गई। क्या आ गई? आर्थिक। तो राष्ट्रकूट वंश जो है ये डाउनफॉल में जाने लगा। कौन से फॉल में जाने लगा? हाँ कि नहीं? कौन से फॉल में जाने लगा? डाउनफॉल में। अब यहां पर देखो, जो गुजरात है, यहां के राजा कौन थे? प्रतिहार। और यहां के राजा कौन थे? पाल। ये सबके सब कहां अटैक कर रहे थे? हाँ या ना? अब एक बात सुनो जरा ध्यान से कि इसके समय पर जब क्या बोलते हैं ये ध्रुव राजा जो है ये कन्नौज पर जब अटैक करेगा बार बार जब अटैक यहां पर होगा तो इसके पास पैसा कम हो जाएगा। ठीक है, पाल वंश भी अटैक करने जाएंगे तो पाल वंश तो जब अटैक करने गए वहां से पिट के ही लौटे, मतलब अच्छी खासी पिटाई हुई इनकी। तो पाल वंश को यहां पर सफलता नहीं मिली, इन लोगों को भी यहां सफलता नहीं मिली, फलस्वरूप ये और कमजोर हो गए। लेकिन राजपूत राजा यहां पर सक्सेस हो गए थे कन्नौज पर अधिकार करने में। आगे पढ़ेंगे प्रतिहार वंश। ठीक है तो समझ में आ रहा है ना बेटा? अब यहां पर एक बात समझिए जरा ध्यान से कि ध्रुव के समय पर आर्थिक मंदी आ गई तो ध्रुव क्या हो गया? कमजोर हो गया। क्या हो गया? कमजोर। राष्ट्रकूट वंश डाउनफॉल में जाने लगा। तो अगला शासक आएगा अमोघ वर्ष। अगला शासक कौन आएगा मेरे भाई? अमोघ वर्ष। तो अमोघ वर्ष जब आएगा तो अमोघ वर्ष समझ जाता है कि भाई देखो, अगर अपन कन्नौज के चक्कर में पड़े तो बर्बाद हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? बर्बाद। तो बर्बाद हो जाएंगे। आर्थिक मंदी तो वैसे ही आ चुकी थी, धन दौलत से तो कमी, वैसे ही बहुत ज्यादा कमजोर हो चुके थे। ठीक है, तो ये व्यक्ति समझदारी रखता है, विद्वान होता है, ये जैन धर्म को मानता है। कौन से धर्म को? अमोघ वर्ष किस धर्म का अनुयायी था? जैन। किस धर्म का? अमोघ वर्ष किस धर्म का अनुयायी था? जैन धर्म को। ठीक है, तो ये क्या करता है? वहां पर अटैक नहीं करता है और उससे दूरी बना लेता है। तो आपसे अगर क्वेश्चन पूछे कि राष्ट्रकूट वंश डाउनफॉल में जा रहा है, जाते जाते वापस उन्नति की ओर जाना चालू कर दिया था, कौन से राजा के समय पर? अमोघ वर्ष। क्योंकि इसने अटैक करना छोड़कर और अपने जिस इलाके में हम, जिस क्षेत्र पर हमारा शासन है, उसी क्षेत्र को मजबूत करने का प्रयास किया था। कौन ने प्रयास किया था? अमोघ वर्ष। ठीक है, अब ये कौन से धर्म का अनुयायी था? जैन धर्म का। कौन से धर्म का अनुयायी था ये? जैन धर्म का। ध्यान रखिएगा, इसने कौन सी नदी में? तुंगभद्रा नदी में। कौन सी नदी में? तुंगभद्रा नदी में। कौन सी समाधि ले ली थी? जल समाधि। ठीक है, तो अमोघ वर्ष के समय पर राष्ट्रकूट वंश उन्नति की ओर गया। हाँ या ना? अमोघ वर्ष कौन से धर्म को मानता था? जैन धर्म को। और अमोघ वर्ष जो व्यक्ति था, इसने कौन सी नदी में जल समाधि ली थी? तुंगभद्रा। और तुंगभद्रा नदी कहां पर है? कहां पर है? कर्नाटक। तुंगभद्रा नदी कहां पर है? अरे हाँ कि नहीं? ये कौन से धर्म को मानता था? जैन धर्म। हाँ कि नहीं? अब याद रखिए, अगला जो शासक आएगा, मेन शासक पढ़ा रहा हूं बेटा, इंद्र तृतीय। कौन सा? इंद्र तृतीय अगला शासक आएगा। बीच में और भी शासक आए, लेकिन इंद्र तृतीय आया। इंद्र तृतीय के समय पर ध्यान रखिएगा, इसके समय पर एक व्यक्ति भारत में आएगा जिसका नाम होता है अल मसूदी। क्या नाम होता है? अल मसूदी। ठीक है, तो इसके समय पर अल मसूदी भारत आएगा। अल मसूदी। और जब अल मसूदी भारत में आता है, कहां पर आता है? भारत में। तो अल मसूदी भारत में आता है तो इसके दरबार में आएगा इंद्र तृतीय के। तो ये अल मसूदी ये बात कहकर जाता है कि भारत में अगर सबसे ज्यादा और सबसे अच्छे सम्राट कोई हुए, सबसे प्रभावशाली या सर्वश्रेष्ठ सम्राट जो हुए, वो कौन से वंश के हुए? राष्ट्रकूट। तो राष्ट्रकूटों को सर्वश्रेष्ठ सम्राट किसने बताया था? अल मसूदी ने बताया था। बोलो भाई, अल मसूदी। किसके समय पर आया था? इंद्र तृतीय। इंद्र तृतीय किस वंश का राजा था? राष्ट्रकूट वंश का। किस वंश का? राष्ट्रकूट। अल मसूदी भारत में। अरे हाँ या ना? और एक बात सुनिए, इसने मानसून की भी चर्चा की थी। इसने काय की चर्चा की थी? मानसून। तो भारत में पहली बार मानसून की चर्चा किसने की? अब मानसून जो शब्द है, जब कहते हैं महमूद गजनवी के समय पर, ठीक है, ये कहां से आया था? अरब से आया था। कहां से आया था? अरब से। कहां से आया था? अरब से। लेकिन इसने मानसून की पहले ही क्या कर गया था? चर्चा कर गया था। अरे क्या करके चला गया था? चर्चा। ठीक है, अब अंत में सबसे आखिरी में एक राजा आता है कर्कद्वितीय। कौन सा? कर्कद्वितीय। और इसके ऊपर अटैक करेगा तेलप। तेलप द्वितीय। कौन? तेलप। बता दो, तेलप द्वितीय कौन से वंश का राजा था? कौन से वंश का? चालुक्य। कौन से वंश का? चालुक्य। तो चालुक्य वंश जो है फिर स्थापित हो जाता है इस जगह पर। हाँ कि नहीं? तो कभी चालुक्य आए, कभी उसी को मारकर कौन आ गए? राष्ट्रकूट। क्योंकि समय देखो क्या होता है, चालुक्य वंश शासन कर रहा है
धीरे धीरे कोई कमजोर शासक आएगा, चालुक्य वंश टूट जाएगा। तो उसी समय पर सामंत हुआ करते थे कौन? राष्ट्रकूट। तो राष्ट्रकूट वंश चालुक्य वंश को हटाकर खुद स्थापित हो जाते थे। फिर जब ये डाउन होते थे तो ये उस पर अटैक करके वापस ये अपनी गद्दी प्राप्त कर लेते थे। समझ गए? तो तेलफ द्वितीय ने किस शासक के ऊपर अटैक किया? कर्क द्वितीय। कौन से शासक के ऊपर? हाँ, अब एक बात इनके बारे में एक बात सुनिए जरा। इनके समय पर सबसे ज्यादा कौन सी भाषा का प्रचार हुआ? कन्नड़। और आपको पता है कर्नाटक की भाषा क्या है? कन्नड़। हाँ कि नहीं? तो कन्नड़ भाषा का सबसे ज्यादा विकास हुआ किसके समय पर? राष्ट्रकूट। किसके समय पर? राष्ट्रकूट। अब एक बात और सुनिए जरा, जो अजंता एवं एलोरा की जो गुफाएं हैं, कहाँ की गुफाएं? वो किसके समय पर निर्मित की गई? राष्ट्रकूट। किसके समय पर निर्मित की गई? किसके समय पर? अब यहां देखिए, ध्यान रखिएगा, इन गुफाओं की संख्या अगर मैं आपसे बोलूं तो कितनी है? 35। कितनी है? लगभग 34 जो है। इनके बारे में जो हमें जानकारी है, देखिए 1 से लेकर 12 तक, 1 से लेकर 12 तक कौन की गुफाएं हैं? बौद्धों की। 13 से लेकर 29 ये किसकी है? हिंदुओं की। कौन की है? हिंदू की। और 30 से लेकर 34 तक कौन की है? अरे कौन की है? अरे हाँ या ना? अब देखिए लगभग कितनी गुफाएं थी? 34। कितनी है? 34। कहीं कहीं आपको 35 पढ़ने में मिलेगा। तो 34 में अगर मैं आपसे बोलूं कि जो 10वीं गुफा है, जो 10वीं नंबर की गुफा है, ये कौन की है? तो याद रखना, विश्वकर्मा की। कौन से भगवान की? विश्वकर्मा। गुफा नंबर 10 में कौन का चित्रण है? विश्वकर्मा। और गुफा नंबर 15 में भगवान विष्णु। गुफा 10 में कौन? विश्वकर्मा। गुफा 10 में कौन? गुफा 10 में कौन? विश्वकर्मा। ठीक है, विश्वकर्मा जयंती मनाते हैं ना, उद्योग प्रशिक्षण संस्थान में विश्वकर्मा जयंती को बहुत अच्छे से मनाए जाते हैं। ठीक है, तो गुफा नंबर 10। गुफा नंबर 15 में किसकी चर्चा है? विष्णु भगवान। और विष्णु भगवान ने एक अवतार लिया था, आपको ध्यान होगा, नरसिंह देव। हाँ कि नहीं? नरसिंह देव मतलब पुरुष जो है सिंह बन जाता है, आधा सिंह बन जाता है। तो ये चित्रण कहां पर देखने को मिलता है? अरे बोलो, बात समझ में आ गई कि नहीं? अब सुनिए, इसके बाद यहां पर होता है खत्म। कौन सी? इतनी जानकारी पर्याप्त है राष्ट्रकूट वंश की। अब मैंने आपको कौन सा वंश पढ़ाना है? जल्दी बताएं। पाल वंश। कौन सा वंश पढ़ाना है? पाल वंश। कौन सा वंश पढ़ाना है? पाल वंश। तो पाल वंश पढ़ने चले? चलिए, बहुत बढ़िया। अब यहां पर आगे हम चलते हैं कौन सा वंश पढ़ने के लिए? पाल वंश। चलो भैया, पाल वंश के बारे में देख लो। यहां यह रहा भैया आपका पाल वंश। तो बंगाल रीजन में, बंगाल बिहार वाले इलाके में कौन सा वंश था? पाल वंश। बंगाल बिहार वाले क्षेत्र में कौन सा वंश था? पाल वंश। और ध्यान रखिए, पाल वंश का जो संस्थापक होगा वो कौन होगा? गोपाल। पाल वंश का संस्थापक कौन होगा? गोपाल। पाल वंश का संस्थापक गोपाल। और ध्यान रखना, इनकी राजधानी थी मुंगेर। और मुंगेर कहां पर है भैया? बिहार। बिहार की राजधानी क्या है? पटना। मुंगेर कहां पर है? बिहार। तो पता है, पाल वंश का संस्थापक गोपाल। सरल है कि कठिन है? पाल वंश का संस्थापक, पाल वंश का संस्थापक। इसकी राजधानी क्या थी? इसकी राजधानी, अब सुनिए, इसने बिहार में एक विश्वविद्यालय बनाया। कौन सा? ओदंतपुरी। कौन सा? तो ओदंतपुरी का संस्थापक कौन रहा? ओदंतपुरी का, ओदंतपुरी का पाल वंश के संस्थापक कौन थे? इनकी राजधानी क्या थी? कौन सा विश्वविद्यालय बनाया? अरे बोलो जल्दी। अब इसके बाद आएंगे धर्मपाल। इसके बाद कौन आएंगे? इनके नाम के पीछे पाल लगा है, मतलब ये कौन से वंश के हैं? पाल। इन्होंने विश्वविद्यालय बनाया कौन सा? विक्रमशिला। अरे कौन सा? विक्रमशिला विश्वविद्यालय, धर्मपाल। ओदंतपुरी विश्वविद्यालय, पाल वंश के संस्थापक, पाल वंश के संस्थापक। अब ध्यान रखना, ये जो दोनों विश्वविद्यालय है, ओदंतपुरी और विक्रमशिला, ये दोनों विश्वविद्यालय में कौन से धर्म की दीक्षा? बौद्ध धर्म। और बौद्ध धर्म की एक शाखा है ब्रजयान। पढ़ाया था ना मैंने आपको? कितनी शाखा है? हीनयान, महायान, ब्रजयान। सबसे नई शाखा ब्रजयान। तो ये कौन सी शाखा पर आधारित था? ये दोनों जो विश्वविद्यालय है, बताएं, विक्रमशिला कौन ने बनाया? धर्मपाल। धर्मपाल कौन से वंश के थे? कौन वंश के थे? कौन से वंश के थे? ठीक है, अब ध्यान रखो, ओदंतपुरी गोपाल, विक्रमशिला धर्मपाल। हाँ कि नहीं?
अब अगले शासक के बारे में मैं आपसे बात करूं, देवपाल। क्या बोलेंगे? देवपाल। देवपाल के समय पर अरब से कौन आया था? सुलेमानी। कौन आया था? अरबी लेखक कौन आया था? सुलेमानी। तो सुलेमानी किसके समय भारत आया? किसके समय भारत आया? किसके समय आया? ठीक है। अब आपको एक याद होगा, राजेंद्र जो प्रथम था, कौन था? राजेंद्र प्रथम। यहां पर इस एरिया में राजेंद्र प्रथम, जिसने अटैक कर दिया था गंगा जी का जल लेने के लिए, कौन से वंश का था? ये राजेंद्र प्रथम चोल वंश। कौन? चोल वंश। राजेंद्र प्रथम ने यहां पर भाई जब अटैक मारा, कौन से हिस्से में था? इसी हिस्से में था ना। तो यहां पर अटैक मार दिया पाल वंश के ऊपर, और पाल वंश के ऊपर अटैक करके यहां पर गंगा जी का जल, काय का जल? गंगा जी का जल लेकर गया। और उस समय यहां पर जो राजा रहे उनका नाम था महेंद्रपाल। का नाम था? क्या नाम था इनका? महेंद्रपाल बोल रहा, महीपाल। महीपाल रे, मही पीता था ये राजा। कौन सा राजा? तो महीपाल के ऊपर अटैक करते हैं चालुक्य चोल वंश के राजा राजेंद्र प्रथम, और यहां पर पाल वंश होता है, और पाल वंश का राजा कौन रहा होता है? महीपाल। महीपाल इनके डर से भाग जाता है छोड़ के, ठीक है। और राजेंद्र प्रथम बहुत तबाही मचाते हैं और गंगा जी का जल लेकर आते हैं, और यहां पर तालाब में लाकर उस जल को मिला देते हैं, और जिसे चोल गंगा नाम दिया, चोलों की गंगा। कौन ने? राजेंद्र प्रथम। तो राजेंद्र प्रथम ने पाल वंश के किस शासक के ऊपर अटैक किया था? महीपाल। बोलो। ठीक है। अंतिम शासक रहा मदन पाल। अंतिम शासक कौन रहा? अंतिम शासक कौन रहा? क्या बताया? एक गोपाल, एक धर्मपाल, हाँ कि नहीं, एक देवपाल, एक महीपाल, एक मदन। बहुत सारे राजा हुए बेटा, लेकिन मैं आपको सब नहीं पढ़ा रहा हूं, लेकिन जहां से जो जरूरी है, जहां से प्रश्न पूछ सकते, केवल वो आपको पढ़ा रहा हूं। बहुत शॉर्ट पढ़ा रहा हूं मैं, बाहर कुछ नहीं होगा, इतना कम भी नहीं पढ़ा रहे हैं। आप सेटिस्फाइड रहना, आपके एग्जाम में इससे ज्यादा नहीं कुछ पूछा जाएगा, क्योंकि अपन बेसिक से बहुत ज्यादा पढ़ा रहे हैं। अगर और डीप में पढ़ाने के लिए जाऊंगा तो फिर वो लेवल पीएससी के भी ऊपर चला जाएगा, ठीक है। पीएससी के स्तर तक की जानकारी मैं यहां पर आपको दे रहा हूं, ठीक है। तो मदन पाल के बारे में अगर मैं आपसे बात करूं, तो मदन पाल इस वंश का अंतिम शासक था। कौन से वंश का? हाँ। अब देखिए, मदन पाल के बाद जो पाल वंश था, वो छोटे छोटे टुकड़ों में टूट गया, तो वो सामंत बन जाते थे। मैं बताया ना, कोई बड़ा उस समय साम्राज्य टूटता था तो बहुत सारे अलग अलग क्या हो जाते थे? सामंत। क्या हो जाते थे? बोलो ना। तो ये पाल वंश जब टूटा तो यहां पर क्या हुआ? बहुत सारे सामंत आए, बहुत सारे सामंत आए। तो एक सामंत था सेन। क्या? सेन। सेन वंश। कौन सा वंश? सेन। तो सेन वंश के जो सामंत थे, सेन वंश के जो, ध्यान से सुनो, पाल वंश जब टूटता है तो उसके टूटने के बाद जो सबसे शक्तिशाली सामंत होता है वो सेन वंश का होता है, सामंत। और सेन वंश आगे चल के गद्दी स्थापित कर देते हैं और नाम रखते हैं भाई कौन सा वंश? सेन वंश। तो अब कौन सा वंश पढ़ना है? वेरी गुड। अब कौन सा वंश पढ़ना है? सेन वंश मेरे भाई। कौन सा वंश पढ़ना है? सेन वंश। देखो, सेन वंश के संस्थापक कौन हुए? सामंत सेन। सेन वंश के संस्थापक कौन हुए? सामंत सेन। सेन वंश के संस्थापक कौन हुए? सेन वंश के संस्थापक कौन हुए? सामंत सेन। ठीक है। इनके बाद सुनिए, सामंत सेन के बाद अगला शासक आता है विजय सेन। कौन आता है भैया जी? विजय सेन। कौन आता है भैया? विजय सेन। और विजय सेन जो है ये अपनी राजधानी बनाता है लखनौती। जल्दी बताओ किसका नाम होगा भैया ये? हाँ, ठीक है। तो इसकी राजधानी क्या रही? लखनौती। तो अपनी राजधानी विजय सेन ने लखनौती बनाई थी, तो विजय सेन ने अपनी राजधानी क्या रखी थी? लखनौती। अभी क्या, कौन सी थी? मुंगेर। अब कहां आ गए? लखनौती। अब कहां पर आ गए? लखनौती। कहां? लखनौती। अब देखिए, यहां पर अगला शासक आएगा बल्लभ सेन। कौन आएगा? बल्लभ सेन। बल्लभ सेन। बल्लभ सेन। इसने दो किताबें लिखी, दान सागर और अद्भुत सागर। कौन सी किताबें? दान सागर और अद्भुत सागर। दान सागर और अद्भुत सागर। कौन सी किताबें लिखी? दान
दान सागर और अद्भुत सागर। तो ये उन किताबों को पूरी तरह से नहीं लिख पाया और बीच में ही इसकी क्या हो गई, मृत्यु। तो इन किताबों को जो जिसने पूरा किया उसका नाम था लक्ष्मण सेन। क्या नाम था बेटा, लक्ष्मण सेन, ठीक है। और फिर अगला शासक बल्लभ सेन के बाद कौन आया, लक्ष्मण सेन। कौन आया बेटा, बल्लभ सेन को बल्लाल सेन के नाम से भी जाना जाता है, ध्यान रखिएगा। बल्लभ सेन को किस क्या नाम से जानते हैं, बल्लाल सेन। कौन सा सेन, बल्लाल सेन, ठीक है। तो जल्दी बताओ सेन वंश का संस्थापक कौन रहा, सामंत सेन। इसके बाद कौन, विजय सेन। विजय सेन की राजधानी लखनऊ। इसके बाद कौन आए, बल्लभ सेन या बल्लाल सेन। इनने कितनी किताबें लिखी, तो ये अधूरी रह गई। तो इनकी पूर्ति कौन ने की, लक्ष्मण सेन। इनकी पूर्ति कौन ने की बेटा, हाँ कि नहीं। अब अगला राजा कौन रहा, लक्ष्मण सेन। अगला राजा कौन रहा, अगला राजा रहा भैया लक्ष्मण सेन। ध्यान रखना, लक्ष्मण सेन के समय पर एक जयदेव नाम के लेखक हुए। क्या हुए, जयदेव ने कौन सी किताब लिखी है, गीत गोविंद। कौन सी किताब, तो गीत गोविंद के रचयिता कौन रहे, जयदेव। और जयदेव किसके संस्था, जयदेव किसके दरबारी कवि हुए, लक्ष्मण सेन। लक्ष्मण सेन किस वंश का था, सेन वंश। कौन वंश का था, जयदेव किसके दरबारी थे, किसके दरबारी थे। और लक्ष्मण सेन के समय पर ही आईएमपी क्वेश्चन बता रहा हूं आपको, इसी के समय पर अभिलेखों को हिंदी में लिखा जाने लगा। किस में लिखा जाने लगा, हिंदी में। अभी तक पाली में लिख रहे थे, प्राकृत में लिख रहे थे, संस्कृत में लिख रहे थे, ब्राह्मी, खरोष्टी, ग्रीक, अरमाइक भाषा इसमें लिपियों में लिख रहे थे। अब कौन सी लिपि में, सीधा हिंदी। अरे आप किस भाषा में लिखेंगे, हिंदी। तो अभिलेखों को हिंदी में लिखने की प्रथा चालू करने वाले व्यक्ति का नाम क्या था, लक्ष्मण सेन। यहां पर होता है सेन वंश खत्म। तेज पढ़ा रहा हूं क्या, समझ में आ रहा है ना, सट्ट सट्ट पढ़ा देंगे, अगली क्लास में पूरा मध्य प्राचीन भारत खत्म। अब आपको पढ़ना है कौन सा कौन सा वंश, राज। अब राजपूत राजवंश पढ़ना है। चलिए तो यहां पर हम चालू करते हैं राजपूत वंश। कौन सा वंश है बेटा, राजपूत। तो राजपूत राजवंश के बारे में, ठीक है, देखो यहां ध्यान से। राजपूत राजवंश में सबसे पहले मैं आपको पढ़ाऊंगा प्रतिहार वंश। कौन सा वंश, प्रतिहार। देखिए प्रतिहार वंश, प्रतिहार वंश के बारे में सुनिए। मालवा का सबसे, मालवा कहां पड़ता है, मध्य प्रदेश में, ठीक है। तो ये जो एमपी है आपका, मध्य प्रदेश, यहाँ उत्तर प्रदेश, अभी कन्नौज की बात चल रही थी ना, यहाँ कन्नौज पर अटैक कर रहे थे सब लोग मिल मिलके। तो यहां पर देखिए, यहाँ प्रतिहार वंश का जो संस्थापक हुआ, ये हुआ नागभट्ट प्रथम। क्या हुआ बेटा, नागभट्ट। तो बता प्रतिहार, अच्छा सॉरी नागभट्ट प्रथम, ठीक है, नागभट्ट प्रथम। नागभट्ट प्रथम कहां का संस्थापक हुआ, ये प्रतिहार वंश। कौन सा, कौन सा। अब देखिए नागभट्ट प्रथम के बाद कौन आएंगे, नागभट्ट द्वितीय। अरे भाई बोलो ना, कौन आएंगे, नागभट्ट, कौन आएंगे, नागभट्ट द्वितीय। और नागभट्ट द्वितीय को गोविंद तृतीय ने हरा दिया था, और गोविंद तृतीय राष्ट्रकूट वंश का था। नागभट्ट द्वितीय को किसने हराया था, गोविंद तृतीय। आईएमपी सवाल ध्यान रखिए, गोविंद तृतीय। और ये किस वंश का शासक था, राष्ट्रकूट। किस वंश का था, राष्ट्रकूट। यहां पर राष्ट्रकूट पढ़ाया था ना मैंने आपको, ठीक है। तो ध्यान रखिए, ये मालवा से लेके इस एरिया में गुजरात तक के क्षेत्र में ये प्रतिहार राजा हुए, ठीक है। इस वाले रीजन में देखो, मध्य प्रदेश से लगा हुआ कौन है बेटा, गुजरात। कौन है भैया, गुजरात। तो यहां पर इस एरिया में प्रतिहार राजा हुए। यहां पर कौन रहे थे उस समय, राष्ट्रकूट। तो राष्ट्रकूट राजा का नाम क्या था, गोविंद तृतीय। जिसने कैसे हरा दिया था, नागभट्ट द्वितीय। जिसने कैसे हरा दिया था, नागभट्ट, ठीक है। इसके बाद अगला शासक आएगा कौन, वत्सराज। कौन आएगा बच्चे, वत्सराज। और ध्यान रखिएगा, वत्सराज के ही समय पर, किसके समय पर बेटा, वत्स, अरे बोलो यार बेटा, वत्सराज के समय पर ही कन्नौज पर अधिकार करता है वत्सराज। किस पर अधिकार करता है, कन्नौज। किस पर अधिकार करता है, कन्नौज। आपको पता है पाल वंश के लोगों ने भी कन्नौज पर अटैक किया था, है ना। राष्ट्रकूटों ने भी किया था, है ना। उसके बाद अब कौन कर रहे हैं, प्रतिहार। कौन से वंश, प्रतिहार। प्रतिहारों में किसने जीत पाया, वत्सराज, ठीक है। वत्सराज ने किसको जीत लिया, कन्नौज।
अब अगला शासक आएगा कौन? मिहिर भोज। कौन आएगा बेटा? मिहिर भोज। मिहिर भोज आके बोलता है कि एक काम करो, राजधानी किसे बनाओ? किसे बनाओ? तो मिहिर भोज ने अपनी राजधानी किसे बनाई? तो मिहिर भोज प्रतापी राजा हुआ कि नहीं? चलो, तो पहला शासक कौन था? नागभट्ट प्रथम। दूसरा नागभट्ट द्वितीय। इसके बाद कौन? वत्सराज। इसके बाद कौन? मिहिर भोज। अब आप बताओ, आपको अगर कठिन लग रहा है तो मैं इसमें से क्या छोड़ दूं आपको? अगर मैंने यही छोड़ दिया, नागभट्ट प्रथम को नहीं पढ़ाया, तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा बताओ प्रतिहार वंश का संस्थापक कौन था, और मैंने नहीं पढ़ाया तो फिर दिक्कत है कि नहीं? तो आईएमपी है भाई, पढ़ाना पड़ता है। दूसरा भाई, अगर आपसे पूछ ले गोविंद तृतीय ने किस राजपूत शासक को हराया था, तो आपको नागभट्ट द्वितीय। क्या आईएमपी नहीं है? पढ़ना पड़ेगा ना भाई। उसके बाद आपसे पूछे कि भाई जिस कन्नौज को कोई नहीं जीत पाया उसको किसने जीता? वत्सराज। फिर आपसे पूछे कन्नौज किसने राजधानी बनाई? मिहिर भोज। तो हुए कि नहीं? तो जितनी जरूरी चीजें हैं ना वही पढ़ा रहा हूं, कचरा कुछ नहीं पढ़ा रहा हूं आपको, बिल्कुल सिलेक्टेड चीजें, ठीक है कि नहीं? तो आपको पढ़ना पड़ेगा भैया, सिलेक्शन लेना है तो। अब मेरी बात सुनिए, ये जानकारी कि भैया मिहिर भोज ने अपनी जो राजधानी बनाई, मिहिर भोज ने अपनी राजधानी किसे बनाई? कन्नौज। यूपी में है ना कन्नौज? हाँ, तो ये जानकारी किससे मिलती है? तो ये जानकारी मिलती है ग्वालियर अभिलेख से। कौन से अभिलेख से मिलती है? तो आपसे पूछे मेरे बच्चे कि जो ग्वालियर अभिलेख रहा ये किसने बनवाया? किसने बनवाया? ग्वालियर अभिलेख किसने बनवाया? अरे हाँ कि नहीं? अब देखिए आगे अगर मैं आपसे बात करूं, अगला शासक आएगा आपका महेंद्रपाल। कौन आएगा बेटा? वो महिपाल था, मैंने ये महेंद्रपाल बोल दिया था उस समय पर, वो महिपाल था, पाल वंश का शासक महिपाल। कौन था? महिपाल, जिसके ऊपर राजेंद्र प्रथम ने क्या कर दिया था? अटैक। यहाँ पर ये कौन है? महेंद्रपाल। लेकिन याद रखना है इसके नाम के आगे क्या लगा है? पीछे लगा है पाल। ये पाल वंश का शासक नहीं है। ये कौन सा शासक है? प्रतिहार। कौन सा शासक है ये? महेंद्रपाल। और महेंद्रपाल के समय पर एक व्यक्ति हुए जिनका नाम था राजशेखर। क्या नाम था? राजशेखर। बड़ा आईएमपी जबरदस्त क्वेश्चन बता रहा हूं। राजशेखर, जिसने रचना लिखी काव्य मीमांसा। कौन सी मीमांसा? काव्य मीमांसा। ये पुस्तक बहुत आती है, तो अगर ये याद नहीं करना है इसको हटाओ महेंद्रपाल को, लेकिन ये जरूर याद रखना राजशेखर की लेखनी क्या है, पुस्तक क्या है? काव्य मीमांसा। किसने लिखा? बस खत्म। इसका अंतिम शासक कौन था? यशपाल। कौन था? खत्म। और कितना शॉर्ट पढ़ाऊं? पूरा का पूरा वंश देखो, 1 2 3 4 चीजें पढ़ाई मैंने बस, उसमें दिक्कत तो नहीं जा रही ना? एकदम मजे से पढ़ो। जल्दी बताओ, राजपूत वंश का संस्थापक कौन? इसके बाद कौन? इसको किसने हराया? इसके बाद कौन आया? इसने राजधानी किसे बनाई? इसने किस पर अटैक किया? किस पर? इसके बाद भाई कौन आया? इसने राजधानी किसे बनाई? अब सुनिए, इसके बाद आया कौन? महेंद्रपाल के समय कौन रहे? दरबारी कवि, जिसने कौन सी बुक लिखी है? अंतिम शासक कौन आया? खत्म हो गया कौन सा वंश? आगे चलें। थक गए क्या? नींद आ रही? भाई देखो एनर्जी पूरी दे रहा। कहां जा रहा है? अच्छा, कंप्यूटर की कोचिंग जाना है, ठीक है बेटा। चलिए देखो, अब आगे चलें। चलो, अब आएगा अगला शासक या अगला वंश कौन सा? चंदेल वंश। चंदेल वंश। आपको लग रहा होगा मैं या तो स्पीड में पढ़ा रहा हूं या बहुत बहुत जल्दी जल्दी पढ़ा रहा हूं। कारण ये है क्योंकि आपको इसमें इंटरेस्ट नहीं आता। ये वाले जो देखो, अभी तक इंटरेस्ट आया कहां तक, लेकिन जैसे ही साउथ इंडिया के शासक पढ़ाने के लिए मैं गया आपको, वहां से आपका इंटरेस्ट थोड़ा सा डाउन होगा। और केवल आप अकेले नहीं हो, सबका इंटरेस्ट यहाँ पर इन पीछे पीछे पढ़ने में। प्राचीन भारत जब आधुनिक मध्यकालीन इतिहास की शुरुआत होती है और प्राचीन भारत जब अंतिम समय पर चल रहा होता है, वहां पर इंटरेस्ट थोड़ा कम हो जाता है, क्योंकि वहां कंफ्यूजन बहुत ज्यादा होता है। ठीक है, तो जितना भी समझ में आए वीडियो देख लेना 2-4 बार। ठीक है, अच्छे बढ़िया नोट्स बना लो, क्वेश्चन बहुत आएंगे, ये भी आपको बता रहे हैं। सेलेक्टेड चीजें पढ़ा रहे हैं, कचरा बिल्कुल नहीं पढ़ा रहे। ठीक है, और चंदेल वंश पढ़ना है। कौन सा वंश पढ़ना है बेटा? चंदेल। तो वापस में मैपिंग, देखो आपकी सुविधा के लिए मैं पूरा मैपिंग बना बना के पढ़ा रहा हूं आपको। समझ में आ रहा है कि नहीं बेटा? आपको आ रहा है ना? अभी भी अगर नहीं आ रहा है तो क्या करना है बताओ? रेल के सामने आ जाओ। किसके सामने जाओ? रेल के सामने जाओ, सो जाओ एकदम पटरी पे जाके।
तुम्हारी किस्मत इतनी खराब है कि जिस पटरी पर तुम सोओगे ना उसके बगल वाली पटरी से ट्रेन निकल जाएगी। हाँ, ट्रेन पहले ही पलट जाएगी। अब मैं बता, किस्मत खराब है तुम्हारी। चल देखो, प्रतिहार वंश के बाद, किस वंश के बाद मेरे बच्चे? प्रतिहार वंश के बाद किस वंश की स्थापना होती है? बताते क्यों नहीं हो? प्रतिहार वंश के बाद कौन सा वंश आता है? कौन सा वंश आता है? तो ध्यान रखना, प्रतिहार वंश के बाद आता है कौन? चंदेल वंश। और ध्यान रखिएगा एक बात और, ये राजनीतिक रूप से स्वतंत्र रहा चंदेल राजवंश। खतरनाक राजवंश है, उसका तगड़ा नाम चला चंदेल राजवंश का। ठीक है, तो यहां पर अगर मैं आपसे बात करूं तो ये आप जो मध्य प्रदेश, यहां पर मैं मध्य प्रदेश का मैपिंग बना रहा हूं, देखिए ध्यान से। ये जो मध्य प्रदेश है आपका, तो इस हिस्से को कहा जाता है बुंदेलखंड। क्या कहा जाता है बेटा? बुंदेलखंड। तो इस क्षेत्र में कौन सा राजवंश हुआ? चंदेल। कौन सा वंश हुआ भाई? चंदेल। कौन हुआ बेटा? चंदेल। चंदेल वंश का जो संस्थापक रहा वो नन्नुक था। कौन था? कौन था? नन्नुक। चंदेल वंश की राजधानी क्या थी? खजुराहो। खजुराहो मध्य प्रदेश में पड़ता है। कहां पर पड़ता है? एमपी में। कहां? छतरपुर। कहां पड़ता है? छतरपुर। कहां पड़ता है? सागर, दमोह, निमाड़ी, टीकमगढ़, छतरपुर, पन्ना, ये किस में आते हैं? सागर संभाग। कौन सा संभाग? तो सागर संभाग बोल सकते हो। मध्य प्रदेश का सागर संभाग का छतरपुर जिला, जहां पर पड़ता है कौन? खजुराहो। खजुराहो किसकी राजधानी थी? चंदेल। किसकी राजधानी थी? किसकी राजधानी थी बेटा? अरे हाँ कि नहीं? इसकी जो राजधानी रही पहले, वो कहां रही? महोबा। कहां रही बेटा? इसकी राजधानी रही पहले महोबा। महोबा यूपी की एक जगह है जिसको कलिंजर के नाम से उस समय जाना जाता था, कलिंजर। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, ये महोबा से राजधानी फिर कहां बनाई इन्होंने? छतरपुर। इनकी पहली राजधानी कौन सी थी? महोबा या कलिंजर? महोबा या? अरे हाँ कि नहीं? लेकिन बाद में इनकी राजधानी क्या बनी? खजुराहो। बहुत आईएमपी है, बहुत। खजुराहो का मंदिर बहुत विश्व प्रसिद्ध है, ध्यान रखिएगा बेटा। तो अब आगे मैं आपसे पूछूंगी, किस राजा ने कलिंजर या महोबा से अपनी राजधानी छतरपुर लेकर आया? तो आपको बोलना है राजा धंग। क्या बोलना है? राजा धंग। राजा धंग। राजा धंग ने कहां से कहां ले आए? कलिंजर से। हाँ कि नहीं? अब देखिए, इस वंश का सबसे प्रतापी शासक जो रहा वो कौन रहा? यशोवर्मन। कौन रहा? तो आपसे पूछे, चंदेल वंश का सबसे प्रतापी शासक कौन था? चंदेल वंश की राजधानी क्या थी? खजुराहो। खुजराहो नहीं, खजुराहो। तो चलो अब यहां सुनो ध्यान से कि यशोवर्मन इस वंश का प्रतापी शासक रहा। इस वंश का संस्थापक कौन था? कौन था? अब इसने क्या किया? यशोवर्मन ने क्या किया? यशोवर्मन ने ये क्या बोलते हैं, प्रतिहार राजवंश था। प्रतिहार, हाँ कि नहीं? प्रतिहारों की राजधानी क्या थी? कन्नौज। प्रतिहारों की राजधानी क्या थी? कन्नौज। तो जिस समय प्रतिहार वंश चल रहा, अब आप बोलोगे भैया प्रतिहार के खत्म होने के बाद चंदेल आया, ऐसा नहीं है। मतलब पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ था, शासन चल रहा था, लेकिन ये लेट तक चलता है, ये थोड़ा जल्दी खत्म। तो यहां पर प्रतिहार का एक राजा मैंने आपको पढ़ाया था बेटा, देवपाल। कौन सा शासक? देवपाल के ऊपर अटैक करते हैं कौन? यशोवर्मन। खजुराहो से। कहां पर अटैक करते हैं? कन्नौज। कहां पर अटैक करते हैं? कन्नौज। आपस में वो प्रतिहार भी राजपूत थे और ये भी चंदेल भी कौन थे? राजपूत। तो ये यशोवर्मन ये अटैक करते हैं किसके ऊपर? प्रतिहार नरेश देवपाल के ऊपर, और उससे युद्ध होता है और उसको युद्ध में हरा देते हैं। और उससे कौन से भगवान की मूर्ति ले लेते हैं? विष्णु भगवान की। कौन से भगवान की? और वो विष्णु भगवान की मूर्ति कहां के मंदिरों में लाके लगा देते हैं? खजुराहो। अरे बताते क्यों नहीं? तो बताएं, खजुराहो में विश्व प्रसिद्ध विष्णु जी की मूर्ति किसने जीत कर लेकर आया? यशोवर्मन। किससे जीत कर लाया? किससे जीत कर लाया? देवपाल। देवपाल किस वंश का राजा था? प्रतिहार। और ये यशोवर्मन
किस वंश का था? याद रखना, मैंने आपको धंगदेव पढ़ाया है। धंगदेव ने क्या किया? राजधानी, धंगदेव ने राजधानी कलिंजर से कहां ले आया? छतरपुर खजुराहो। ये धंगदेव ने ही यहीं पर, धंगदेव इन्होंने यहां पर बेटा, इन्होंने यहां पर कौन सा मंदिर बनवाया? कंदरिया महादेव को, बहुत फेमस है ये खजुराहो। कंदरिया महादेव का मंदिर कहां है? खजुराहो। कंदरिया नाम सुना होगा। कंदरिया महादेव का मंदिर किसने बनवाया? किसने बनवाया? धंगदेव किस वंश के थे? चंदेल वंश का संस्थापक कौन रहा? कौन रहा? कौन रहा? ये महादेव के पुजारी थे। कौन? तो इन्होंने जाके, ध्यान रखिएगा, गंगा जमुना के संगम पर, कौन के संगम पर? गंगा जमुना। जमुना को मतलब हिंदी में अगर बोले तो यमुना, लेकिन बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र को जमुना कहते हैं, ये भी ध्यान रखना। पर यहाँ पर जमुना यमुना को कहते हैं हम लोग। तो गंगा और यमुना का मिलन है प्रयागराज उत्तर प्रदेश, उसका पुराना नाम था इलाहाबाद, जहां पर इन्होंने जल समाधि ले ली थी धंगदेव ने। तो धंगदेव ने कौन सा मंदिर बनवाया था? राजधानी कलिंजर से कहां लेकर आए थे? कहां पर? बोलते क्यों नहीं? ठीक है। और इन्होंने कंदरिया महादेव का मंदिर बनवाया। और ध्यान रखना, यहां पर इन्होंने जाके जल समाधि ले ली। किसकी बात चल रही है? और शरीर का क्या कर दिया? त्याग दिया। शरीर क्या कर दिया? शरीर क्या कर दिया? त्याग दिया। अब यहां पर एक बात सुनो, सबसे खतरनाक मुझे इस वंश में एक व्यक्ति लगा, जिस राजा का नाम था भैया विद्याधर। क्या नाम था? बुंदेलखंड में। किस, कहां पर बेटा? बुंदेलखंड में। बुंदेलखंड का एक राजा हुआ विद्याधर। कौन हुआ बेटा? क्योंकि सुनिए, विद्याधर ने क्या किया? विद्याधर ने, ये प्रतिहार राजा था, राज्यपाल। एक समय पर प्रतिहार की राजधानी क्या थी? कन्नौज। तो यहां का एक राजा कौन था? राज्यपाल। ठीक है। तो राज्यपाल की हत्या कर देता है कौन? विद्याधर। ठीक है, दोनों राजपूत राजा थे। विद्याधर हत्या किसकी कर देता है? राज्यपाल की। खतरनाक शासक था विद्याधर। क्यों कर देता है? कारण क्या होता है? अपने समाज के आदमी को उड़ा देना। इसका मतलब यह था कि भारत में, अब देखो, इस समय पर महमूद गजनवी के आक्रमण होना चालू हो गए हैं, क्योंकि अब ये कहानी कहां पहुंच चुकी है? 1000 ईस्वी के आसपास। ठीक है। तो यहां पर विद्याधर राज्यपाल की हत्या कर देता है। क्यों? क्योंकि राज्यपाल क्या करता है, जब महमूद गजनवी का अटैक होता है राज्यपाल के ऊपर, तो राज्यपाल जो है महमूद गजनवी के सामने आत्मसमर्पण कर देता, लड़ाई नहीं करता। तो विद्याधर राजपूत राजा होता है और उसको कहना यह होता है कि तू कैसा राजपूत है, तू कैसे ये कर सकता है? तो विद्याधर जाते हैं और इसकी क्या कर देते हैं? हत्या कर देते हैं। किसकी? राज्यपाल की। बोलते हैं कि उसको मारना था, विदेशी आक्रामक था वो, हमारे यहाँ अटैक कर रहा था, तूने आत्मसमर्पण किया, लड़ाई क्यों नहीं करी? मर जाते तो मर जाते। क्यों? राजपूतों में मरने का बड़ा शौक होता है। कहते हैं कि राजपूतों को केवल 16 साल तक का जीवन, मतलब हमारा जीवन कितने साल तक का? 16 के बाद कम से कम 16 साल जीना है, उसके बाद तो कभी भी मर जाओ, कोई तकलीफ या कोई अंदर से दुख नहीं होगा, क्योंकि पैदा ही लड़ने के लिए होते हैं लड़ोगे, है ना? तो यहां पर क्या बोलोगे? राज्यपाल की हत्या। अब यहां पर इस समय जब ये बात पता चलती महमूद गजनवी को, तो महमूद गजनवी किसको ऊपर अटैक करता है? विद्याधर के ऊपर। हाँ, महमूद गजनवी उस समय का सबसे खतरनाक लुटेरा था। महमूद गजनवी ने भारत के ऊपर 17 बार आक्रमण किए थे और किसी ने उसको नहीं हरा पाया था आखिरी तक। लेकिन एकमात्र भारतीय शासक जिसका नाम क्या? विद्याधर। विद्याधर ने, कहते हैं, महमूद गजनवी को पकड़ के इतना मारा था कि पूरे भगा, उसका दोबारा उसने मुंह ही नहीं किया था विद्याधर के राज्य की तरफ। इतना भयंकर मारा था उसको, मतलब कड़ी टक्कर दी थी महमूद गजनवी को, बहुत खतरनाक तरीके। फिर उसके बाद 1025 में जब ये सोमनाथ पर अटैक करता है, तो जाटों से इसका सामना होता है। जाट भी उसको भयंकर मारते हैं मिला के। किसको? महमूद गजनवी। पिता भी होते हैं महमूद गजनवी। किताबों में गलत लिखा है कि महमूद गजनवी कभी हारा नहीं। क्यों नहीं हारा? विद्याधर ने बहुत मारा था इसको, भगा दिया था लात मार के। समझ गए कि नहीं? तो पहला ऐसा राजा था जिसने महमूद गजनवी को क्या दे दी थी? टक्कर। क्या नाम था इसका? भारत को सबसे ज्यादा क्षति पहुंचाने वाला व्यक्ति था महमूद गजनवी। भयंकर लूटपाट की थी महमूद गजनवी ने। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब एक बात सुनो, अब उस समय कहानी ये हो जाती है कि भाई देखो, अब आपका मध्यकालीन भारत चालू होने की लगभग तैयारी चल रही है। क्योंकि देखो भैया, यहां पर कौन शासन कर रहे हैं? विद्याधर। कौन कर रहे हैं?
ध्यान से सुनना कहानी। यहाँ पर कौन शासन कर रहे हैं? विद्याधर। और यहाँ पर राजस्थान वाले क्षेत्र पर शासन कर रहे होते हैं कौन? पृथ्वीराज चौहान। कौन कर रहे होते हैं? पृथ्वीराज चौहान। पृथ्वीराज चौहान। पृथ्वीराज चौहान की लड़ाई यहां पर हो जाती है किससे? परमर्दी देव। किससे? परमर्दी देव। हाँ, तो परमर्दी देव भी राजपूत होते हैं और ये तो है ही चौहान। तो भैया इनकी जब आपस में लड़ाई होती है तो परमर्दी देव के शासन में आला उदल नाम के दो व्यक्ति होते हैं। इनकी कहानी हम आपको बताएंगे जब समय। आला उदल बहुत बहादुरी से युद्ध करते हुए परमर्दी देव के लिए शहीद हो जाते हैं पृथ्वीराज चौहान की सेना से। कौन? आला उदल। तो आला उदल किस राजपूत शासक के दरबार में हुए? परमर्दी देव। क्या बोलोगे? और परमर्दी देव नाम का जो राजपूत राजा था, ये राजपूत राजा जो बेटा किससे युद्ध हुआ था? पृथ्वीराज चौहान। किससे युद्ध हुआ? अब सुनिए इसने क्या किया। जब परमर्दी देव ठीक है, अब जो अपने वो रहे कौन? पृथ्वीराज चौहान युद्ध जीत जाते हैं, ये हार जाता है, लेकिन अटैक करके वो चले जाते हैं वापस। अभी शासन परमर्दी देव कर रहा है, यहां पर कौन कर रहे हैं? पृथ्वीराज चौहान। लेकिन अब आगे चलेंगे, मोहम्मद गौरी आता है। मोहम्मद गौरी आकर राजपूत राजा किसका नाम? इनका नाम क्या है? पृथ्वीराज चौहान। पृथ्वीराज चौहान के ऊपर अटैक करता है। दो युद्ध होते हैं, तराइन का प्रथम युद्ध, तराइन का द्वितीय युद्ध। द्वितीय में पृथ्वीराज चौहान षड्यंत्र के कारण हार जाते हैं। हालांकि पृथ्वीराज चौहान ने बहुत बुरा मारा था मोहम्मद गौरी को, 15-16 बार मारा, और आखिरी में उसको बोलते हैं ना 4 बार 24 गजब, जो कहावत है चंद्रबरदाई जो पुस्तक लिखते हैं पृथ्वीराज रासो। तो आगे बहुत सारी कहानियां मिलेगी, मजा आने वाला है अगली क्लासेस में। लेकिन मोहम्मद गौरी अटैक करता है। अटैक करने के बाद पृथ्वीराज चौहान हार जाते हैं, और हारने के बाद मोहम्मद गौरी अपने दास को यहां छोड़कर चला जाता है, जिसका नाम है कुतुबुद्दीन ऐबक। वहां से गुलाम वंश की स्थापना होती है, जिसके सामने सरेंडर कर देते हैं कौन? ये परमर्दी देव। ठीक है, और कुतुबुद्दीन ऐबक दिल्ली सिंहासन पर बैठ जाता है। कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद फिर आगे गुलाम वंश, फिर खिलजी वंश, फिर तुगलक वंश, फिर सैयद वंश, फिर लोधी वंश, फिर बाबर आता है। बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब। औरंगजेब के समय अंग्रेज आ जाते हैं। वहां से कौन आ जाता है? औरंगजेब के समय, तो वहां से चालू होता है, अंग्रेज आ जाते हैं। अंग्रेज वहां से चालू होता है आधुनिक भारत का इतिहास। 1947 तक चलता है, देश आजाद होता है, संविधान बनता है, फिर संविधान चालू कर देंगे इसके बाद। ठीक है, कहानी खत्म हुई।